अच्छा जी, यकीनन सब लोग नमाज़ पढ़ के वापसी आ गए होंगे। जी सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। हाँ, बिल्कुल। यस ठीक है रऊफ, मैं फिर ओवर टू यू। आगे आप देखें चैप्टर 7। इनको चैप्टर 7 का पहले थोड़ा बता दूं या असाइनमेंट्स का बता दूं? जो जो आपको बेहतर हो। ठीक है जी रऊफ, आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर सकते हैं। ओके। जी सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी नज़र आ रही है। आ रही है सर। अच्छा, चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन लेना है या असाइनमेंट्स का पहले देखना है आपने जो आप लोगों ने जमा करवाई थी? असाइनमेंट्स का अगर पहले बता दीजिए। असाइनमेंट सर। अच्छा, सब असाइनमेंट ही देखना चाह रहे हैं? यस सर। चलें फिर 1 बाय 1 आ जाएं। जिसने सबमिट करवाई थी, कौन वैल्यूएशन चाहेगा पहले अपनी? कर दे सर, मेरी PIAC 69653। नाम से सबमिट करवाई थी आपने? जी क्या नाम है? ज़रार अजवर खालिद खालिद? सर। ये हाँ, इससे ऊपर सर, अजहरुल इस्लाम सर। यस सर, इससे ऊपर सर, 13 नंबर पे। अच्छा, ये वाली है। अच्छा, तो आपने ट्रेनिंग एक्यूरेसी 93% और टेस्टिंग एक्यूरेसी 89% ली है। I have concluded that after changing number of layers, the learnable parameters increase. Sometimes this increase accuracy, but not all time. Sometimes this reduce because there are some additional parameters will be added after increasing layers, which can cause the reduction of accuracy due to they are not much important parameters. Sometimes there are some important parameters missing due to less number of layers. In this case, the best model can be trained by increasing layers. अच्छा, ये जो सम टाइम है, ये कौन से टाइम होते हैं, थोड़ा आप बताएंगे? सर मैंने ना असाइनमेंट में 3 मॉडल लिए थे। एक दफ़ा मैंने लिया ना, वो तीन लिए थे, उसकी कॉन्फ 2D की लेयर्स ली थी। तो उस केस में मेरे पास जो है ना एक्यूरेसी जो आई है वो थी कम थी। फिर 2 जब लिए ना तो एक्यूरेसी ज़्यादा आई है, फिर एक लिए फिर एक्यूरेसी कम आई है। तो उस हिसाब से फिर मैंने कंक्लूड किया था। अच्छा, ये आपको ना सारे केसेस यहाँ लिखने चाहिए थे। जैसे मैं ना आपको सर दूसरों मैंने के ना सामने वो जो बताता फाइल हूँ, सर मैंने शेयर की ऑर्डर वो वाइज शुरू हो जाती है। ये देखें, ये फर्स्ट पर्सन है मुनीबुर रहमान। इन्होंने 91% एक्यूरेसी ली। उन्होंने बताया कि आई हैव यूज फैशन एमनिस्ट डाटा सेट उन्होंने यूज़ किया है। और जब इन्होंने नंबर ऑफ डेंस लेयर्स को रिड्यूस किया है तो एक्यूरेसी जो है वो डिक्रीज हुई है, और जब इन्होंने इंक्रीज किया है तो एक्यूरेसी इंक्रीज हुई है। एक्टिवेशन फंक्शन इन्होंने सिर्फ माइल्ड चूज किया है तो एक्यूरेसी जो है वो 1% ऊपर चली गई। और 5 इपॉक्स इन्होंने रन किए। अब ये इपॉक्स का रिजल्ट है, 2 डेंस लेयर्स के साथ ये, 3 के साथ ये, 2 के साथ एक ये। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनके, ये रीजनेबल रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। और इनकी एक्यूरेसी कितनी गई है? 91%। ठीक हो गया, गुड चीज़ है। अच्छा, उसके बाद नुमान अली शाह ने किया है 98.15%, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो इन्होंने अपनी क्या फाइंडिंग दी है कि बाय इंक्रीजिंग नोड्स फ्रॉम 32 टू 256 एक्यूरेसी वाज आल्सो इंक्रीजिंग। ये इनकी फाइंडिंग है। अच्छा, आप सब लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ, ये आप सबके सामने क्यों शो करवाई जा रही है वो इसलिए, और
कि आप लोगों को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का शायद आइडिया नहीं है कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं किसी भी कोई फैशन एमनिस्ट में या हैंड रिटन डिजिट एमनिस्ट में, जब हम कोड सर्च करते हैं और देखते हैं कि डेवलपर्स ने क्या क्या किया हुआ है, कितने पैरामीटर सेट किए हैं, कितनी लेयर सेट की हुई हैं, तो वो एक माइंड होता है, वो एक डेवलपर की फाइंडिंग होती है। तो होता क्या है, वो सिर्फ हम जो है वो एक डेवलपर का माइंडसेट देख रहे होते हैं कि उसने मे बी लेयर्स में चेंजेस की हों, लेयर्स को बढ़ाया हो या लेयर्स कम की हों या एक दो और चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आपको जितनी भी असाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये दर्जनों डेवलपर्स के माइंड है। इन सब ने कुछ ना कुछ घर बैठ के तजर्बात किए हैं। तो ये जितनी भी फाइंडिंग्स है सबकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें बाकायदा कॉपी पेंसिल पकड़ के नोट करें। ये फाइंडिंग्स एक प्लेस पर आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलनी है, क्योंकि जहाँ पर भी मिलेंगी वहाँ एक या दो लोगों ने जो था अपने मुख्तलिफ तजर्बात शेयर किए होने हैं। लेकिन यहाँ पर दर्जनों एआई इंजीनियर्स के आपको एक्सपीरियंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यही बेस्ट टाइम होता है कि आप नोट करें जो ये आप लोगों के माइंड में सवालात होते हैं ना, कि लेयर्स कितनी रखनी चाहिए, नोट्स कितने रखने चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। तो ये जितना भी अब आप लोगों के सामने शो करने जाऊंगा मैं चीज़ें, ये सारी की सारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपको आइडिया होगा कि क्या तब्दीली करने से क्या हो रहा है। तो आप लोग इसका जो ब्रेन है, मलाई है या समरी जिसको एंड एंड में कहते हैं, उसको आप माइंड में बिठाएं और उसको माइंड में रखें, ताकि फ्यूचर में जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, चाहे रिसर्च पर्पज से करने हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी, प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक एक्यूरेट सिस्टम आपका कैसे बन सकता है वो आपको सारा पता होना चाहिए कि लेयर्स कम ज़्यादा करने से क्या इफेक्ट होता है, ऑप्टिमाइजर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, लॉस फंक्शन चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ा। तो ये एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंट्स जो है वो खुद करने बैठ जाए। तो बेहतर तरीका ये होता है कि जो है वो दूसरों के काम से मुस्तफ़ीद हुआ जाए कि वो क्या कर रहे हैं और उसको ज़हन में बिठाया जाए, ताकि आप फ्यूचर के अंदर जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आपको पता हो। अब ये देखें, पहले से आपको पता चल गया काफ़ी हद तक। ये दूसरी असाइनमेंट से आप लोगों को ये पता चला कि नोड्स जो हैं वो 32 से 256 फेवरेबल हैं, एक्यूरेसी इंक्रीज करने का बायस बनते हैं। हर बार ये रूल नहीं होगा, पर्टिकुलरली इस डाटा सेट के लिए बात हो रही है, लेकिन आप लोगों को इससे आइडिया आ रहा है कि नोड्स बढ़ाने से एक्यूरेसी बढ़ती है, लेकिन किस हद तक, एक लिमिट की हद तक। 256 अगर इन्होंने लिखा है कि मैंने 32 से 256 मैंने अपने नोट्स किए हैं, तो इसका मतलब है कि जब इन्होंने 512 किए होने हैं तो एक्यूरेसी नहीं बढ़ी होनी, वो ओवर फिटिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया होगा उसने। तो इनके केस में 256 नोट जो हैं, चौड़ाई जो है वो नेटवर्क की, वो ये फेवरेबल थी। ओके, नेक्स्ट पर्सन ने लिखा है कि सम टाइम एक्यूरेसी डिक्रीज। ये थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो सम टाइम वाला वर्ड है इसे ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि पिन पॉइंट और ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि वो कौन सा टाइम है कि जब एक्यूरेसी बढ़ती है, नहीं बढ़ती, कम ज़्यादा, वो चेंजेस आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी थी। अच्छा, नेक्स्ट पर्सन ने लिखा है कि आई हैव चेंज द ऑप्टिमाइजर विद SGD, जिसने गुड एक्यूरेसी दी है इनको एज कंपेयर टू RMS प्रोपोगेशन। तो SGD की इनको एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा मिली है, स्क्विस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की। ये भी एक बहुत अच्छी फाइंडिंग है। अब आप नोट करते जाए इन्हें। मे बी कोई एक ऐसा पर्सन हो आप में से जो इन सब की रिसर्च को लेकर एक मॉडल ट्रेन करे। अगर कोई लिख रहा है कि मॉडल जो है वो 32 नोट की बजाय 256 नोट्स पे अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो आप अपने नोट का साइज 256 सेट करें। और अगले फाइंडिंग में आपको पता चल रहा है कि SGD अच्छा है, तो आप फ़ौरन से अपने ऑप्टिमाइज़र को चेंज करें SGD से। तो ये हर किसी की जो अच्छी अच्छी चीज़ है इसको पकड़ कर, मे भी आप में से कोई रिसर्चर या कोई जो प्यासा शख्स हो, वो इन सब हर रिसर्चर की, हर इंजीनियर की फाइंडिंग को पकड़कर एक जो है वो प्रोग्राम डेवलप करे, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, जो सारे मेन पॉइंट्स जिनसे बेनिफिट हो रहा है, वो उसको एक जगह पर इकट्ठा कर सके। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। कौन है ये? वलीद भट्ट। अच्छा,
द बिगेस्ट पैरामीटर्स टू फैक्ट इज लर्निंग रेट। ओके, लर्निंग रेट बड़ी अच्छी बात है। लर्निंग रेट वाकई बहुत इफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। इफ वी कीप द लर्निंग रेट वेरी स्मॉल, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मॉडल टू लर्न, but the accuracy will increase. If we keep high learning rate, the accuracy will be low, but model trains quickly. We need to have a balanced learning rate for good model training. अच्छा वलीद, आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था कि आपने अपना ज़ाती आपका लर्निंग रेट क्या आया जिसके ऊपर आपने ऑप्टिमम रिजल्ट अचीव किए हैं। लर्निंग रेट को यहाँ पर ये सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लर्निंग रेट के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। लर्निंग रेट अगर आप बहुत कम रख देंगे 0.0000001%, उससे मॉडल का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा, मॉडल आपका स्लोली लर्न करेगा, आस्ता आस्ता लर्न करने से उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि लर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वो इतना स्लो लर्न कर रहा होता है कि आपको बहुत देर बैठ के वेट करना पड़ता है। और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहें, उसको 0.1 या 0.01 हाई लर्निंग रेट सेट कर दें, तो उससे क्या होता है कि क्विकली रिजल्ट्स तो आ जाते हैं, लेकिन आपका मॉडल जो है वो इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं देता। तो टाइम और एक्यूरेसी के दरमियान में हमने एक ऑप्टिमम पॉइंट तलाश करना होता है कि लर्निंग रेट ऐसा परफेक्ट सा सिलेक्ट करें कि जो है ना वो दोनों काम आप पे हो जाएं। Another approach that can rapidly accelerate the learning of a model can result in large performance improvement is batch normalization. अच्छा जी, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं जी बैच नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। बैच नॉर्मलाइजेशन यूज्ड आफ्टर convolution or and fully connected layer. It has the effect of changing the distribution of the output of the layer, specifically by standardizing the output. This has the effect of stabilizing and accelerating the learning process. अच्छा वलीद, ये आपने काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया है, लेकिन आपने पिन पॉइंट नहीं बताया कि आपको रिजल्ट कहाँ पर अच्छे मिले हैं। आपने बैच नॉर्मलाइजेशन का साइज़ क्या रखा था और ऐसा करने से कितनी एक्यूरेसी, कितने % आपकी एक्यूरेसी बढ़ी। लेकिन खैर आपने डेफिनेशंस लिख दी हैं तो ये भी वेल एंड गुड है, इंफॉर्मेशन में हमारी इजाफा हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है किन की असाइनमेंट आ जाती है, मोइज हैदर की। When layers or parameter are changed, the results is also changed, so the algorithm show more accurate result. First time when I have trained and test data, my accuracy was 98 point. अच्छा, जब इन्होंने पैरामीटर चेंज किए तो इनकी एक्यूरेसी 98.58 से 98.99 तक चली गई। अच्छी चीज़ है। तो थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहिए था कि आपने पैरामीटर्स क्या चेंज किए हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी जाहिद अमीन। जाहिद अमीन ने लिखा है कि आई हैव अप्लाइड 12 डिफरेंट टेस्ट। बहुत अच्छी बात है कि आपने 12 डिफरेंट टेस्ट किए हैं। और आई हैव अप्लाइड डिफरेंट लेयर्स एंड पैरामीटर्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजर आरएमएस। ठीक हो गया। इनकी फाइंडिंग ये है कि ऑप्टिमाइजर जो आरएमएस प्रॉप है वो रेलो एक्टिवेशन फंक्शन के साथ अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक्टिवेशन हमें यहाँ पर पता चली कि आरएमएस हमारे डाटा के सेट में बहुत फेवरेबल रहेगा और 20 से 25 इपॉक्स जो हैं वो ठीक रहने चाहिए। जैसे हमें पहले पता चला था कि ऑप्टिमाइजर एसजीडी बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है एज कंपेयर टू आरएमएस प्रॉप से। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि आरएमएस प्रॉप और रेलो एक्टिवेशन इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा। मे बी इन्होंने आरएमएस प्रॉप की जगह एसजीडी ट्राई किया हो या ना किया हो, लेकिन एक हमारे पिछले इंजीनियर का कहना है कि हमारे केस के अंदर एसजीडी सबसे बेहतर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सैयद उसामा 98.9 तक एक्यूरेसी ली है। फिलहाल जाहिद अमीन की एक्यूरेसी सबसे हाई जा रही है। अच्छा, सैयद उसामा क्या कह रहे हैं, व्हेन वी चेंज पैरामीटर इन फर्स्ट मॉडल द एक्यूरेसी 99 एंड वैलिडेशन 98। फिर उन्होंने पैरामीटर चेंज किए और फिर पैरामीटर चेंज किए और इनकी एक्यूरेसी बढ़ती गई। अच्छा, उसके बाद साद हफीज, parameters like activation functions play a vital role in trained model accuracy. If the activation function chosen right, for example, in our case, probability of output from 0 to 9 digits require an activation function like softmax, where a binary classification program like sigmoid.
ठीक है, ये हमें पता है। अब आपका देखते हैं आपने क्या किया। द नंबर ऑफ लेयर्स एडिड आल्सो प्लेड्स रोल एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। ठीक है, डेप्थ बढ़ानी चाहिए आपके ख्याल में, लेयर्स बढ़नी चाहिए जो कि एक्यूरेसी इंप्रूव करती हैं, लेकिन आपके केस में ये इतनी अच्छी साबित नहीं हुई क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। अदर देन दैट वन कैन इम्प्रूव एक्यूरेसी बाय इंक्रीजिंग लर्निंग इपॉक्स टू नंबर ऑफ दैट वाज इंक्रीज फॉर्म एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी लिटिल बिट। अच्छा, नंबर ऑफ नोट जो हैं वो 512 से 1024 की है आपने, और आपकी एक्यूरेसी बढ़ी। अच्छा, इससे पहले भी एक डेवलपर ने ये बोला था कि उन्होंने 32 से 256 तक वो नोट्स अपने लेके गए। मे भी जब 256 से 512 उन्होंने किए हों तो उनकी एक्यूरेसी ना अच्छी आई हो, तो उन्होंने इमेजिन कर लिया हो कि 256 जो है वो उनका ऑप्टिमम है, इतना हर लेयर का साइज होना चाहिए। तो मे भी अगर वो 512 से 1024 पर आगे जाके भी थोड़ा देखते तो उनको ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती। क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि हम लेयर्स बढ़ा रहे होते हैं या नोट्स बढ़ा रहे होते हैं, बढ़ाई जाते हैं, तो हमें एक्यूरेसी अच्छी मिलती जाती है। फिर फ़ौरन उसके बाद मज़ीद अपना साइज़ बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। तो वो आप लोगों ने बात माइंड में रखनी है कि सम टाइम ना वक्ती तौर पे डिप होता है। जैसे 32 से 64, 128, 256 तक गए तो एक्यूरेसी बढ़ गई, 512 पे आप गए तो एक्यूरेसी डाउन होगी। तो एक दो थोड़ा सा आपको और आगे जाना चाहिए, 1024 तक जाएं, 2048 तक जाएं। मे बी वो जो 512 पे आया, डिप आया हो, एक्यूरेसी डिक्रीज हुई हो, वो वक्ती हो। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब लेयर्स बढ़ाने से या नोड बढ़ाने से अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन होना शुरू हो गई है तो वो कितनी, क्या कंटिन्यूसली डाउन रह रही है या सिर्फ वो वक्ती तौर पे डाउन हुई है। तो अगर तो वो कंटिन्यूसली डाउन रह रही है ना, तो फिर तो वो आपका ऑप्टिमम पॉइंट है। अगर आपने फिर 256 को फाइनल कर दें, अगर 8 लेयर्स हैं तो फाइनल कर दें। 8 लेयर्स पर आपकी वो सबसे हाई एक्यूरेसी गई है, 9वीं लेयर्स पर उसने एक्यूरेसी डाउन करना शुरू कर दी है। तो आप 1 2 4 लेयर्स और आगे तक जाएं। ये ना हो कि वो सिर्फ 9वीं लेयर पे वक्ती तौर पे डाउन एक्यूरेसी दिखा रहा हो, 10वीं 11वीं 12वीं पे और अच्छी इंप्रूवमेंट वो दिखा दे। आप सबको ये मेरा पॉइंट समझ लगा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं, उमर अब्दुल रहमान। अच्छा, इन्होंने ली है एक्यूरेसी 98.26। When we increase the epochs or decrease the batch size with 2 layers, the accuracy is increased but the loss is also start to increase. So I adjust the value of parameters epoch 6 batch size 64। अच्छा, epoch 6 तक उन्होंने रन की है। 6 epoch के बाद वो मज़ीद रन करते हैं तो आपका लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्यूरेसी डाउन होना शुरू हो जाती है, मे बी ओवरफिटिंग आना शुरू हो जाए। और बैच साइज आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डाटा को एक बैचेस के अंदर आपने देना होता है। अगर आप बैच साइज 1 करते हैं तो वो एक सैंपल को, एक वक्त में सिर्फ एक सैंपल को वो नेटवर्क से गुजारता है। तो बैच साइज 64 करने से वो 64 सैंपल्स को पकड़ के उनका एक बैच बनाता है और उतने सैंपल्स को नेटवर्क से गुजारता है। इसमें भी चेंजेस होती हैं, आप एक की बजाय 2 4 8 16 2 के मल्टीपल में जितनी मर्जी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बेस्ट एक्यूरेसी आपको कितनी बैच साइज पे मिल रही है। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद शहरियार मलिक, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी अचीव की है, 99.35%। When I decrease layers and nodes, I achieve low accuracy but high loss, so I increase layers and parameter। जिन्होंने लिखा है बाद में लिखिएगा, पर भी इन्होंने जनरल सी बात की है। अच्छा, जब आपको इस तरह का काम दिया जाता है ना, जिसमें आपको पूछा जाता है कि आप डिटेल से एक चीज़ बताएं, तो आपको वहाँ पर डिटेल उसकी डिस्क्राइब करनी चाहिए। ये भी एक ज़रा आपका राइटिंग स्किल्स का पार्ट होता है कि आप कितना इफेक्टिवली अपने काम को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर आपको करने का कहा जाता है। अच्छा, आपकी हो गई है अजहरुल इस्लाम, 99.59% एक्यूरेसी, ये भी काफ़ी हाई है। Increasing depth and width slightly improves the accuracy but makes model considerably slow। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी आप एक्यूरेसी डेप्थ
और विड्थ बढ़ाते जाते हैं, जितना साइज इंक्रीज करते जाते हैं, कीप इट इन माइंड, उतना ही आपका मॉडल स्लो होता जाता है, ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और मे बी जब रियल टाइम आप डिप्लॉय करें तो मॉडल आपका इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो कि उसको अपना रिजल्ट भी रिटर्न करने में टाइम लग जाए। तो हमने अभी तो आपको नहीं इस चीज़ का आइडिया, लेकिन जब इसको डिप्लॉय करना है, एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनानी है जिसके पीछे आपका डीप लर्निंग मॉडल रन हो रहा हो, तो कुछ ना कुछ रियल टाइम डाटा आपके डीप लर्निंग मॉडल को जाएगा और वो एवोल्यूशन करके आपको आउटपुट रिटर्न करेगा। तो अगर तो ये आपने बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म का मॉडल बना हुआ, लाइक बहुत ज़्यादा डेप्थ में और विड्थ उसकी बहुत ज़्यादा, लेयर्स और नोड्स का साइज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें उतना ही टाइम उसका ज़्यादा लग सकता है। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। While decreasing the width or breadth of the model makes model very fast and something increases the accuracy as well. Finding अच्छा इन्होंने मजीद उसमें लिखी है। अच्छा, उसके बाद जी मुबशर हसन, फर्स्ट आई यूज अ स्मॉल डेंसली कनेक्टेड एंड गेट 96% एक्यूरेसी। आफ्टर दैट इन्होंने लार्ज डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क यूज़ किया, 97% ली। CNN नेटवर्क यूज़ किया है और 98% एक्यूरेसी ली। इन्होंने ये फाइंडिंग की है कि नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाने से एक्यूरेसी बढ़ी है, लेकिन एक ख़ास हद तक नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाने से एक्यूरेसी बढ़ती है, उसके बाद एक्यूरेसी आपकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो हमें उस पॉइंट की ज़रूरत होती है कि किस पॉइंट पर आकर आपकी एक्यूरेसी स्टॉप हो गई थी बढ़ना, वो क्या पॉइंट था, उस पॉइंट पे कितनी आपने नोट्स बनाए हुए थे लेयर्स के, और उस पॉइंट पर आपने लेयर्स डिसाइड की थी, उस पॉइंट पर आपके हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यू क्या थी। तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इसे ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं। अच्छा, हाफिज मनफाज अली, sometime when I change different optimizer types I received error, and by increasing the epochs I realized decrease in accuracy, but after some tuning I achieved current accuracy। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद वलीद खान, when I changed layers and parameter of my model, I observed that there was a change in how the model was being trained. As a result of accuracy of my model was either increasing or decreasing. Sometimes model I find depend on the change I made in the parameters। अच्छा, आपको भी डिस्क्राइब करना चाहिए था कि वो क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स से जिनके बाद आपकी एक्यूरेसी बढ़ी या कम हुई। अच्छा, कोई और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट जमा करवाई हो, पहले उनकी वैल्यूएशन कर लेते हैं, उनको मैं फेस टू फेस बता देता हूँ। एनीवन जो पहले वैल्यूएशन करवाना चाहे? आवाज़ आ रही है? Yes, sir. कोई है नहीं बंदा जहाँ पर जिसने असाइनमेंट जमा करवाई हो? अच्छा, चले मैं ही कंटिन्यू रखता हूँ इसे। मैमा अनवर 99.79% एक्यूरेसी, जो कि इस वक्त सबसे हाई चाह रही है। The difference that I observed when layer or parameters is changed, that total and trainable parameters are same and every time non-trainable parameters are 0। डिस्क्राइब नहीं किया इन्होंने डिटेल में। मुबशर शहजाद 99% accuracy, when the layers and parameters are changed it gives different accuracies on training and testing data। अच्छा, अगर इस पे अभी बात करें, मज़ीद आगे नहीं जाते, तो कोई आप लोगों में से बताना चाहेगा कि आप लोगों को क्या समझ आई है? फोर से क्या कहना चाह रहे हैं आपके क्लास फेलोज के, क्या काम करने से एक्यूरेसी बढ़ी, क्या काम करने से एक्यूरेसी नहीं बढ़ी? कोई जिससे समझ आई हो, बेशक नहीं भी आई लेकिन फिर भी डिस्क्राइब करें, हेजिटेट नहीं करना, ताकि अगर आपके माइंड में ये चीज़ रह गई है, क्योंकि ये आगे तक आपके साथ जानी है, इन्हीं पॉइंट्स पर आपकी एक्यूरेसीज बढ़नी है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। तो किसी को क्लियर नहीं हो रही चीज़ें तो अभी पूछ सकता है, या अगर अपना माइंड बताना चाहे तो वो बता सकता है। So सर basically, मेरी जी जी बोलें।
सर इसमें जो समझ आई है वो ये है कि एक्यूरेसी हासिल एक्सपेरिमेंटली है, यानी कि आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो आपकी एक्यूरेसी ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। आपने ऑप्टिमल पॉइंट डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ बना के जो मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव करनी होती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास जिससे हम डिसाइड कर सके कि इन पैरामीटर से हम एक्यूरेसी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपने डिफरेंट के साथ आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है, लेट के साथ, ऑप्टिमाइजर के साथ, लर्निंग रेट के साथ। तो जितना आप ज़्यादा इसमें मतलब टाइम स्पेंड करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ही आपकी फाइन ट्यूनिंग होगी और आप मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव करेंगे। जी ठीक है, और कोई? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अब तक तो जितने भी आपने असाइनमेंट्स बता दिए सर, इसमें तो मैंने यही कंक्लूड किया 3 चीज़ें कि नोड्स और ऑप्टिमाइजर और थर्ड हमारे पास जो लर्निंग रेट है, ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है सर प्ले कर रहे हैं हमारे किसी भी मॉडल को ट्रेन करने में सर। अगर हम इन्हीं चीज़ों पे अगर हम फोकस करते हैं तो हमारा मॉडल जो है सर बेस्ट एक्यूरेटली जो है सर ट्यून हो सकते हो, उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, आपने 3 फाइंडिंग्स की हैं, और कोई बताना चाहेगा? कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपने भी बताई हैं। इसमें एक तो पहला जो कि एक दोस्त ने बताया कि जी नोट्स जो है वो यानी कि 30 टू 256 किया तो उनका यानी कि उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं। फिर एक दोस्त ने कहा कि एसटीजी को अगर कंपेयर करें आरएमएस प्रोपोगेशन के साथ तो एसडीजी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके मुकाबले में एक और दोस्त ने ये बताया कि आरएमएस प्रोपोगेशन को अगर रेलू के साथ कंबाइन करके 20 टू 25 अप्रॉक्स के साथ किया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसके अलावा यानी कि हम अगर कोई ऑप्टिमल लर्निंग रेट जो है वो अगर आइडेंटिफाई कर लें तो हमारी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस दोनों जो है ना वो बढ़ सकती है। और इसके अलावा लेयर्स और नोड्स बढ़ाने से भी मॉडल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बढ़ सकती है उसके साथ। वही 4-5 चीज़ें थी मुझे। बिल्कुल सही है, और? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अपना ये मॉडल ट्रेन करते हुए एक चीज़ नोट की है कि मैंने जितनी दफ़ा भी ऑप्टिमाइज़र को छेड़ा है तो उसके बाद इस तरह के मुझे एरर मिले हैं कि वो अनसॉल्वेबल थे। तो मैंने फिर ईबॉक्स और नंबर लर्निंग रेट को छेड़ के अपनी जो ये करंट एक्यूरेसी है इस तक पहुंचा हूँ। तो ये मैंने चीज़ सीखी है कि जब एक तरीके से आपने कोई चीज़ ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, तो ऑप्टिमाइज़र को अगर आप करते हैं तो उसी हिसाब से फिर दूसरी चीज़ें उसके हिसाब से एडजस्ट करनी होंगी, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ऑप्टिमाइज़र को छेड़ने का। ऑप्टिमाइजर दरअसल ना एक नहीं तो 2 ही यूज होते हैं, जी उसमें सर। आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यस। हाँ, आपकी जो है ना लर्निंग फैक्टर्स आपके कुछ ऐसे होते हैं वो बड़े मैटर कर रहे होते हैं, जैसे लर्निंग रेट कि आपका यस मॉडल सर। कितने से लर्न करेगा, ये हमेशा इम्पैक्ट डालता है। आप एक चीज नोट करें, लर्निंग रेट विद मोमेंटम। ओके मोमेंटम अगर आप यूज करते हैं ना लर्निंग रेट का, वो मैंने पिछले क्वार्टर के अंदर एक स्लाइड के अंदर उसका जिक्र किया था। मोमेंटम को किसी ने नहीं आप में से टच किया। मोमेंटम जो है ना वो आपके ग्रेडियंट डिसेंट को एक बहुत फ्लो के साथ, जो आपका वो बेल कर्व नहीं बन रहा होता, आपका लॉस डिक्रीज हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ इपॉक्स, और फिर लॉस आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो एक हार की तरह का ग्राफ बनता है, जैसे हार यस। गले में पहना होता है उस टाइप का एक ना एक यस। ग्राफ बनता है कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका लॉस डिक्रीज हो रहा होता है। तो वो जब वो आप यूज करते हैं ना मोमेंटम, तो वो उससे थोड़ा टेक्निकल आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़ा उससे ये होता है कि वो लोकल मिनिमम में स्टक नहीं होता, कि जो वक्ती तौर पर वो समझता है कि मैं ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, लेकिन जबकि उससे मजीद आगे भी अभी ऑप्टिमम पॉइंट पड़ा होता है, इसे ग्लोबल मिनिमा मिनिमा कहते हैं। तो वो लोकल मिनिमा ही को सबसे मिनिमम पॉइंट समझ लेता है कि यहाँ पर ही मिनिमम लॉस है। तो मोमेंटम ये करता है कि वो एक मोमेंटम जैसे नाम से जाहिर है कि एक फ्लो, एक धक्के से पीछे से वो ग्रेडियंट डिसेंट आपका आ रहा होता है, तो वो बहुत स्पीड से आता है, वो रुकता नहीं है लोकल पे, वो उससे आगे निकल जाता है फाइंड करने के लिए कि मजीद आगे कोई इससे भी कम मिनिमम लॉस वाला पॉइंट पड़ा है कि नहीं पड़ा। वो मैंने काफी डिटेल में पिछले क्वार्टर में बताया था, शायद आप लोगों को नहीं माइंड में है। वो मोमेंटम आप उसको लाजमी यूज कर लें लर्निंग रेट के साथ।
फिर ओके आपकी सर। आ जाती हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं आपके डेफिनेटली लेयर्स और नोड्स। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसका साइज जो है ना बहुत मैटर कर रहा होता है। तो बैच जो है, बैच साइज भी बड़ा मैटर करता है कि आपने कितने कितने सैंपल्स उठा के देने हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके कंट्रोल में है। ऑप्टिमाइज़र वगैरह और एक्टिवेशन फंक्शन में तो आपको इतना स्टक नहीं होना पड़ता। ऑप्टिमाइज़र एक नहीं तो दो ही जो है वही फेवरेबल होते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन भी आपने एप्लीकेशन के मुताबिक लगाना होता है कि आपने अगर बाइनरी आउटपुट लेनी है, क्लासिफिकेशन आउटपुट लेनी है या रिग्रेशन की आउटपुट लेनी है डिजिट्स में, तो उसके मुताबिक आप जो है वो उसको सेट कर लेते हो लास्ट लेयर्स को। तो बाकी जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ लें कि 90% इन्फ्लुएंस उनका ही होता है। तो 90% वाली चीज़ें जो है वो पहले करने की ज़रूरत होती है, बाकी बाद में। और सर कोई ये क्वेश्चन? थोड़ा सा ठीक आप होगा सर। एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के साथ हम जो सर रिग्रेशन करते हैं डिटेक्शन के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट गिर्द गिर्द जो हम एक सर वो बाउंडिंग बॉक्स बनाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो अभी तक बाउंडिंग बॉस या डिटेक्शन प्रॉब्लम है ना, वो आप लोगों ने अभी पीआईसी में नहीं की ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो आप लोग उसे कर सकते हैं, यूट्यूब पे उसके अवेलेबल हैं। आप लोग एक इमेज देते हो, फॉर से आपने एप्पल और ऑरेंज की एक इमेज दी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। उसने पूरी की पूरी इमेज को बता दिया कि यहाँ ये एप्पल की इमेज है या ऑरेंज की इमेज है। व्हाट इफ के अगर एक इमेज के अंदर एप्पल भी है और ऑरेंज भी है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एप्पल के गिर्द बाउंडिंग बॉक्स बनाना चाहिए और ऑरेंज के गिर्द लहदा बाउंडिंग बॉक्स बनाना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि यहाँ पर एप्पल है और यहाँ पर ऑरेंज है। ठीक है, अभी तक यही आपने प्रॉब्लम की है कि पूरी की पूरी तस्वीर को आप बताते हैं कि ये ऑरेंज है या एप्पल है, या पूरी की पूरी तस्वीर 1 की है, 2 डिजिट की है, 3 डिजिट की है, 4 डिजिट की है। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। तो डिटेक्शन वो होती है कि जिसके अंदर क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन दोनों हो, या क्लासिफिकेशन और सेगमेंटेशन दोनों हो। पहले वो सेगमेंट बनाए तस्वीर के अंदर, जहां पर उसको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो उसके इर्द गिर्द बॉक्स बनाए और फिर बताए कि ये क्या है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आपको आर्किटेक्चर ऐसा बनाना पड़ता है जो कि एक आउटपुट की बजाय 5 आउटपुट दे रहा होता है। 5 आउटपुट कैसे होती हैं? एक आउटपुट ने तो ये बताना है ना कि ये ऑरेंज है या एप्पल है। बाकी 4 आउटपुट्स ने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने होते हैं इमेज के अंदर बाउंडिंग बॉक्स के, कि अगर ऑरेंज उसने देखा है तो किन 4 कोऑर्डिनेट्स पे देखा है। वो 4 कोऑर्डिनेट्स भी आपको चाहिए होते हैं। तो ये आपकी डिटेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्लासिफिकेशन से अगला स्टेप है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, सर ये इसके लिए टेंसर फ्लो लाइट का थोड़ा बहुत बता दे सर। और वो इसके सर लिए क्या हमें आप बता देना चाहिए? टेंसर बोर्ड, टेंसर फ्लो की एपीआईज, ठीक है, टेंसर बोर्ड पे आप सारा कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे या गिटहब पे या गूगल पे जाके वैसे ही लिख देना कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूजिंग पाइथन, तो आपको, या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग इन पाइथन, तो आपको काफ़ी सारी बनी बनाई एपीआईज मिल जाएंगी। आपने सिर्फ क्या करना है, उनको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और उसको जो है सिर्फ आपने रन करना शुरू कर देना है। अपना डाटा सेट जो भी आपके पास पड़ा हुआ है आपने उसको लेबल करना है और आपने उस एपीआई को वो डाटा सेट दे देना है। तो आपके बिहाफ पे बहुत सारा काम जो है वो जो है वो बहुत इजीली हो जाएगा। अभी तो आप बहुत गहराई में जाके चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, खुद से मॉडल बना रहे हैं स्क्रैच से, एक एक पैरामीटर चेंज कर रहे हैं। तो लेकिन जब थोड़ा आप बेसिक्स और ये सारा बैकएंड समझ जाएंगे ना, उसके बाद में भी आप जस्ट फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स यूज़ करें और एपीआईज यूज़ करें, और आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा, बल्कि बहुत हद तक इजी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर हमने सर ने टास्क दिया था CNN का एक मॉडल ट्रेन करना था मास्क वाला। तो वो डाटा सेट हमने लेके उसको ट्रेन तो मैंने कर लिया था, लेकिन उसके अंदर एक इशू ये आ रहा था कि उसकी एक्यूरेसी भी ट्रेनिंग के टाइम पे अच्छी थी, लेकिन जब हम उसको टेस्ट डाटा के ऊपर टेस्ट करते थे तो जब मैं कर रहा था टेस्ट तो उसके अंदर वो 90% ऑफ द टाइम जो है ना वो गलत क्लास बताता था। मतलब कि फॉर एग्जांपल के क्लासिफिकेशन का एक मॉडल था, उसके 0 और 1 के ऊपर 0 मतलब फॉर एग्जांपल मास्क वाली है और 1 मतलब विदाउट मास्क है, तो वो 90% ऑफ द टाइम जो क्लासिफाई करता था वो गलत
क्लासिफाई करता है, उसकी रीज़न सर क्या हो सकती है कि वो ट्रेनिंग उसकी कम हुई हुई होगी, या फिर हमने जो उसके अंदर जो पैरामीटर यूज़ किए हुए होंगे वो गलत तो सही नहीं होंगे। ये तो देखें, आपने उसको एक्सपेरिमेंट्स ही पता करना है ना। इतनी देर में हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ही देख रहे थे। असाइनमेंट में किसी ने बोला कि लेयर्स कम ज्यादा करने से, किसी ने बोला नोड्स कम ज्यादा करने से, किसी ने एक्टिवेशन फंक्शन ऑप्टिमाइजर, सारी डिफरेंट जो है ये आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन आपने सर हमारे जो ट्रेनिंग के टाइम पे जो ओवर फिटिंग हो एक्यूरेसी रही है है ना फिर वो तो अच्छी होती है, ओवर और लेकिन फिटिंग। अगर उसको अगर वैलिडेट करें टेस्ट डाटा के ऊपर वो भी तकरीबन 70 to 80 आता है, लेकिन जब एक्चुअल जो टेस्ट डाटा की जो इमेज है वो जब पास करते हैं तब वो रिजल्ट जो है वो गलत देता वैलिडेशन या टेस्टिंग आपकी 70-80% आती है। है जी। मेरी लेकिन जब एक्चुअल इमेज देता हूँ ना मैं मॉडल को, नहीं, फॉर मैं पूछ रहा हूँ एग्जांपल वैलिडेशन 70-80% है, टेस्टिंग है 70-80% है। वैलिडेशन, टेस्टिंग को आप देखें ना, एंड में जो टेस्टिंग करते हैं वो मेन मैटर करती है। ठीक है। हाँ, उसके साथ वो फाइनल होती है। और अगर आपकी वैलिडेशन 70-80% आ रही है ना, तो वो हर इपॉक्स पे उसकी वैल्यूएशन होती है। फाइनल जो टेस्टिंग एक्यूरेसी होती है वो टेस्ट डाटा पे होती है, जो सर एंड में वो आपने रिजल्ट रखा होता है। एंड के अंदर सर उसको हम जो टेस्ट डाटा होता है उसके मॉडल डॉट एवेल्यूएट करके उसके अंदर टेस्ट डाटा जो है वो पास कर देते हैं, तो उसके बाद जो वो एक्यूरेसी बताता है ना कि टेस्ट के ऊपर कितनी आ रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 to 80 आती है। लेकिन उसके बाद जब मैं एक्चुअल इमेज उसको पास करता हूँ तब वो 90% ऑफ द टाइम गलत रिजल्ट देता है। इस सर ये सर मैं पूछ रहा था कि इसके अंदर मैं ट्रेनिंग के एपॉक्स कम रन किए होंगे या फिर कोई और मसला होगा। वैसे टेस्टिंग एक्यूरेसी और जो रियल टाइम आप इमेज देते हैं उनमें ज़्यादा फर्क तो नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, क्योंकि जो टेस्टिंग डाटा है वो भी अनसीन डाटा है उसके लिए, आपके मॉडल के लिए नया डाटा है।